नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम समाजशास्त्र के टॉपिक समाज के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो में हमने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम समाज का अर्थ और अधिक विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र में देख रहे हैं कि सबसे नीचे अर्थपूर्ण सामाजिक अंतः क्रियाएँ हैं, फिर उसके ऊपर सामाजिक संबंध है और सबसे ऊपर समाज है। तो अर्थपूर्ण सामाजिक अंतः क्रियाओं और सामाजिक संबंधों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। तो इसके बारे में हम पुनः थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अर्थपूर्ण सामाजिक अंतः क्रियाएँ कौन सी होती है। तो सामाजिक अंतः क्रिया का तात्पर्य है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तो इसे सामाजिक अंतः क्रिया कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि क्रिया केवल एक व्यक्ति के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन सामाजिक अंतः क्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और सामाजिक अंतः क्रिया में 2 व्यक्तियों के साथ साथ जो इसके मूलभूत तत्व हैं वो है पारस्परिक उत्तेजना और प्रत्युत्तर। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा उत्तेजना इंस्पायरेशन दी जाएगी और बदले में सामने वाला व्यक्ति उसका रेस्पॉन्स देगा। तो इनके संबंध में आपस में जो क्रिया होगी वो अर्थपूर्ण सामाजिक अंतः क्रिया होगी। इसके आगे सामाजिक संबंध। जब 2 व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण सामाजिक अंतः क्रियाएँ होंगी तो वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करेंगे। सामाजिक संबंधों का तात्पर्य है कि किन्हीं उद्देश्यों को लेकर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और समूहों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं के आधार पर निर्मित व्यवहार प्रतिमान को सामाजिक संबंध कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सामाजिक संबंधों में जो मूलभूत तत्व है वो है मानसिक तत्व का होना, क्योंकि जो मानसिक तत्व है वो अवश्य ही इनमें पाया जाता है और ये मानसिक तत्व के आधार पर ही हम एक दूसरे की प्रेजेंस के बारे में या सामान्य उद्देश्य, सामान्य स्वार्थ आदि का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। और ये सामाजिक संबंध आगे चलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त और जटिल व्यवस्था है जिसमें हम रहते हैं और जिसके द्वारा हम जीते हैं। अब हम आते हैं समाज की कौन कौन सी परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। उन्होंने ये कहा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार या प्रभुत्व तथा परस्पर सहायता की अनेक समूहों वह श्रेणियों की और मानव व्यवहार के नियंत्रणों व स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी मैकाइवर पेज ने जो समाज की जो परिभाषा दी है उनमें जो समाज की जो विशेषताएं बताई है वो इस परिभाषा में ही उन्होंने समाज की विशेषताएं बताई है। वह है रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, प्रभुत्व, पारस्परिक सहायता, समूह और श्रेणियाँ, नियंत्रण और स्वतंत्रता। इस प्रकार आगे
समाजशास्त्री र्यूटर ने कहा है कि समाज एक अमूर्त धारणा या शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कराती है। इसी प्रकार समाजशास्त्री गिडिंग्स ने कहा है कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्री पार्सन्स ने कहा है कि समाज उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे यह यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। इसी प्रकार हम एक और परिभाषा देखते हैं। ग्रीन के अनुसार उन्होंने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम समाज के अर्थ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संपूर्ण व्यवस्था को हम समाज मान सकते हैं और ये समाज अमूर्त होता है। समाज में जो मुख्य बात है वो है सामाजिक संबंध, और ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और सामाजिक संबंधों में मानसिक तत्व मुख्य होता है। आगे हम बात करते हैं, हमारे सामने ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या पशुओं में भी समाज होता है? तो इसका उत्तर ये आता है कि पशुओं में भी समाज पाया जाता है, अर्थात समाज केवल मनुष्यों तक सीमित न होकर पशुओं में भी पाया जाता है। समाज में जो आवश्यक लक्षण होते हैं समाज के, जैसे कि समानता, भिन्नता, संगठन, सहयोग, अन्योन्य आश्रितता आदि पशुओं में भी पाए जाते हैं। पशुओं में समान स्वार्थ व लक्ष्य वाले पशु एक साथ रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाय, घोड़े, मृग आदि। इनमें समानता व भिन्नता दोनों देखने को मिलती है। इसी प्रकार जैसे कि चींटियों और मधुमक्खियों के समाज में एक रानी होती है, कुछ नर होते हैं और अधिकतर उसमें मजदूर होते हैं। इनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन पाया जाता है, परस्पर सहयोग पाया जाता है और साथ ही इनमें एक संगठन देखने को मिलता है और ये सभी एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित रहते हैं। लेकिन समाज के ये लक्षण पशुओं में अत्यंत अपूर्ण और अव्यवस्थित रूप से रहते हैं। ये मानव समाज के समान विकसित व जटिल नहीं होते और इनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो सीमित होते हैं और साथ ही इनका जो सामाजिक ढांचा होता है वो बहुत ही सरल प्रकार का होता है। पशु समाज में परस्पर उपस्थिति के बारे में मनोवैज्ञानिक तत्व भी पाया जाता है, लेकिन उनमें मनुष्यों के समान विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती। पशु समाज की तुलना में मनुष्य समाज अधिक जटिल और उनमें मनोवैज्ञानिक तत्व भी अधिक जटिल होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पशुओं में भी समाज पाया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि पशुओं में समाज पाया जाता है और मानव में भी समाज पाया जाता है, तो इन दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? तो इनमें अंतर यह है कि पशुओं में समाज तो पाया जाता है लेकिन उनमें संस्कृति नहीं पाई जाती। संस्कृति जैसे नाम आप सभी ने सुना होगा संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति में क्या अर्थ हम दे सकते हैं कि संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो मनुष्य ने मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्जित किया है। यदि हम संस्कृति को परिभाषित करें तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार
संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का क्षेत्र है। इस तरह जो संस्कृति है वह सभ्यता से भिन्न है और संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों में, दैनिक कार्यकलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन में और हमारे सुख उपभोग आदि सभी में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति मानव समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से संचारित होती है और यह आदर्शात्मक है। तो मानव समाज में संस्कृति की ये विशेषताएं पाई जाती है। मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है। अब पशुओं में संस्कृति क्यों नहीं होती, इसमें क्या अंतर है, ये हम देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पशु आदर्शों, नियमों, प्रतिमानों आदि के विषय में सोच समझ नहीं सकते। जैसा कि मानव समाज में आदर्श पाए जाते हैं, नियम प्रतिमान पाए जाते हैं, मूल्य पाए जाते हैं, लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। दूसरी हम बात करते हैं कि संस्कृति संचारशील है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रहती है। यानी हम अपने पूर्वजों से अपनी संस्कृति को, समाज की संस्कृति को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पशुओं में अधिकतर जो सीखना होता है वो मूल रूप से या प्रत्यय से होता है, यानी वो अपने आप सीखते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तथा अनेक कार्य जो हैं वो सहज क्रिया के रूप में वो कर लेते हैं और पशु अपनी जो पिछली पीढ़ी के लाभ नहीं उठा सकते। इसके आगे हम देखते हैं कि जो संस्कृति में समूह के जो विश्वास है, आदर्श है, व्यवहार है, विचार है आदि सम्मिलित होते हैं, लेकिन पशुओं में कोई आदर्श नहीं होते, विश्वास नहीं होते, व्यवहार विचार नहीं होते। इसी प्रकार संस्कृति में निर्णय और मूल्य सम्मिलित है, लेकिन पशुओं में निर्णय करने की सामर्थ्य और मूल्य नहीं होते। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे ये कह सकते हैं कि पशुओं में मानव की तरह कला, साहित्य, कानून, नैतिकता आदि का विकास नहीं होता। पशुओं में भाषा जो होती है, बोलियां जो होती है, वो या तो नहीं होती और या होती है तो बहुत ही अत्यंत अविकसित रूप में होती है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि पशुओं में समाज तो होता है लेकिन उनमें संस्कृति नहीं होती। और समाज शास्त्र में हम पशु समाज का अध्ययन नहीं करके मानव समाज का अध्ययन करते हैं। आज के इस टॉपिक से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे फीडबैक में आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी जिज्ञासा हो उसके बारे में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।